हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में हम मांग वक्र की चर्चा करेंगे। सामान्य परिस्थिति में मांग वक्र, घटिया वस्तु की स्थिति में मांग वक्र और स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग वक्र पर प्रभाव। पिछले वीडियो में हमने मांग वक्र की परिभाषा और मांग का नियम समझा था, उसे पुनः देखते हैं। हमने देखा कि मांग का नियम ये बताता है कि कीमत में और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का वक्र होगा। आपके सामने जो स्लाइड है उसमें एक ग्राफ बना हुआ है जो लंबवत अक्ष है, उस पे वस्तु की कीमत और क्षैतिज अक्ष पर मांगी गई मात्रा दर्शाई गई है। ए डिमांड कर्व मस्ट लुक लाइक दिस, अर्थात बी नेगेटिवली स्लोप्ड। एक मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का दिखता है, जो ये बताता है कि कीमत अधिक होने पर मांग कम होती है तथा कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है। मांग वक्र का क्या अभिप्राय है? द डिमांड कर्व मीन्स you pick a price such a P0 and the demand curve shows how much is demanded। मतलब ये हुआ कि मांग वक्र पर आप कोई भी एक कीमत तय करें और उससे एक सीधी रेखा मांग वक्र की तरफ खींचें, तो एक बिंदु जो प्राप्त होता है उस बिंदु से नीचे की तरफ एक्स अक्ष की तरफ लाइन ले जाने पर आपको मांग की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि हमने P0 लगा दिया है, जो कि वाइट डॉटेड के रूप में आपको दिख रहा है। ऐसा होने पर Q0 अब मांग मात्रा प्राप्त होगी। एक बार पुनः देखते हैं। एक मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है। अगर हम कोई भी एक कीमत उस पर लगाते हैं, जैसे कि P0 हमने लगाई, तो मांग वक्र पर जहाँ पर वह रेखा काटती है वहीं से नीचे जाने पर हमें Q0 के बराबर मांग मात्रा ज्ञात होती है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है, मांग वक्र किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। What is the price of X वस्तु where less than P0? How do you show the effect of demand? An important point: when drawing a demand curve, notice that the axes are reversed from the usual conventions of putting the dependent y variable or the vertical axis and the independent x variable on the horizontal axis। यहाँ पे ये बताया गया है कि मांग वक्र का निर्माण करने पर जो क्षैतिज या पड़ा हुआ x अक्ष है उस पर आश्रित चर यानी मांग मात्रा दिखाई जाएगी और y अक्ष पर जो खड़ा लंबवत y अक्ष है उस पर स्वतंत्र चर यानी कि कीमत दिखाई जाएगी और अन्य तत्व स्थिर रहेंगे। लेकिन यदि अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, अन्य फैक्टर मांग मात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं? द क्वेश्चन हियर इज हाउ टू शो द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन इनकम, अदर गुड्स प्राइसेस एंड टेस्ट ऑन डिमांड। अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय और रुचि, स्वाद, फैशन का प्रभाव मांग पर कैसे दिखाएं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली स्थिति की कल्पना करते हैं। सपोज पीपुल वांट टू बाय मोर ऑफ ए गुड व्हेन इनकम राइजेस। अर्थात कल्पना कीजिए, व्यक्ति किसी वस्तु की और अधिक मात्रा खरीदना चाहता है जब उसकी कीमत
बढ़ गई है। होल्डिंग कॉन्स्टेंट्स ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इंक्लूडिंग द गुड्स ओन प्राइस, यानी कि अन्य वस्तुओं को स्थिर रखना है। और केवल जो वक्त उस उपभोक्ता की आय है उसमें वृद्धि करनी है। तो उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाती है तो सामान्य स्थिति में तो आप देखते हैं कि एक मांग वक्र है। अगर कीमत एक है और तो मांग मात्रा एक निश्चित है। अब अगर नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का डिफरेंस देखेंगे, नॉर्मल गुड्स होती है व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज एन इंक्रीज इन डिमांड। सामान्य वस्तु वह वस्तु है जब कीमत में वृद्धि होने पर मांग में भी वृद्धि हो। कीमत बढ़ेगी, सॉरी, जब आय में वृद्धि हो, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो वह एक सामान्य वस्तु है। आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आय बढ़ने पर अगर वो एप्पल ज़्यादा खरीद रहा है तो एप्पल एक सामान्य या नॉर्मल वस्तु है। इन्फीरियर गुड, घटिया वस्तु क्या होती है? व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज ए डिक्रीज इन डिमांड। यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह घटिया वस्तु की मांग घटा देता है, कम कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ने पर वह बिना आयोडीन वाला नमक त्याग कर अब आयोडीन नमक का उपयोग करेगा। इस कारण बिना आयोडीन वाले नमक की मांग घटा देगा। इसे बीड़ी और सिगरेट के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। किसी की आय बढ़ने पर वह बीड़ी का उपभोग कम कर देगा। अब अगर हम पिज़्ज़ा को एक सामान्य वस्तु माने तो व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ द डिमांड कर्व फॉर पिज़्ज़ा इफ इनकम राइजेस टू $2000। आपके सामने बाएं से दाएं गिरता हुआ एक मांग वक्र है। वाई अक्ष पर प्राइस और एक्स अक्ष पर क्वांटिटी दिखाई गई है और यह मांग वक्र उस स्थिति में है जब व्यक्ति की इनकम आई इज इक्वल टू $1000। अब अगर इनकम बढ़कर 2000 हो जाती है तो क्या होगा? तो मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वस्तु की कीमत वही रहने पर भी उसकी मांग बढ़ जाएगी। अब सपोज करिए कि पिज़्ज़ा एक घटिया वस्तु है और उपभोक्ता की आय $1000 से बढ़कर $2000 हो जाती है। तब मांग वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और उसी कीमत पर पहले की तुलना में कम पिज़्ज़ा की डिमांड होगी। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं उनको समझते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है। Two goods are substitutes if an increase in the price of one of them causes an increase in the demand for the others। अभिप्राय यह हुआ कि दो वस्तुएं तब प्रतिस्पर्धी वस्तुएं कहलाएंगी यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि करने पर उसके फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए। यदि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। पेप्सी की कीमत बढ़ने पर कोका कोला की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि पेप्सी और कोका कोला प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग किया जा सकता है। अगर दोनों वस्तुएं 10-10 की आती हैं तो कुछ लोग पेप्सी और कुछ कोका कोला का उपभोग कर रहे हैं। यदि केवल पेप्सी की कीमत बढ़कर 20 रुपये हो जाए तो लोग 20 रुपये क्यों देंगे, जब वही स्वाद और वही अनुभूति 10 रुपये में प्राप्त हो रही है। तो लोग पेप्सी के स्थान पर कोका कोला खरीदेंगे और कोका कोला की मांग बढ़ जाएगी और कोका कोला मांग बढ़ने का कारण पेप्सी की कीमत में वृद्धि कहलाएगा। Thus an increase in the price of pizza would increase the demand for spaghetti
if the goods were substitutes। यहाँ पिज्ज़ा और स्पैगेटी के उदाहरण से समझाई गई वही बात है जो मैंने पेप्सी और कोका कोला के उदाहरण से आपको समझाई है। द ग्राफ शोज द डिमांड कर्व फॉर स्पैगेटी व्हेन पिज्ज़ा कॉस्ट $10 ईच। यह मांग वक्र स्पैगेटी की मांग को दिखाता है यदि पिज्ज़ा की कीमत $10 है। यदि पिज़्ज़ा की कीमत बढ़कर 15 हो जाए तो इसकी स्पैगेटी की मांग पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी मांग बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्स डिफाइन, पूरक वस्तुओं को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। Complements to goods are complements if an increase in the price of one of them causes a decrease in the demand of the other।